मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने एक बहुत बड़ी बात कही है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है। इस तर्ज हुकूमत का एक अर्ज फसाना है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। और जब बंदे गिने जाने लगे तो समझ जाइए कि लोकतंत्र का महाजलसा आ गया है और रण सज गया है, मैदान तैयार है। नमस्ते, मैं राशिद। पश्चिम बंगाल का रण सजा है और मैदान तैयार है, रणभेरी बच चुकी है। बीजेपी टीएमसी में आर पार है, एडीजी हटा दिए गए हैं और यही एक वजह है कि अब टीएमसी को यह लगने लगा है कि चुनाव आयोग को भी एक सरकारी मशीनरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और चुनाव आयोग को लेकर के बीजेपी और टीएमसी के बीच में ठन गई है। लेकिन इन सभी के बीच में एक ही बात कही जा रही है, मुसलमान किसका होगा, हिंदू किसका होगा, राजवंशी किधर जाएंगे, मथुआ समुदाय पर संग्राम अलग है, श्रीराम से लेकर के दुर्गा तक पर घमासान है और बंगाल का युद्ध विशुद्ध है। 2 मई को क्या होगा अंजाम, सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने बेटी का दांव खेला है। ममता को पिछले 10 साल से दीदी के तौर पर पहचान मिली, लेकिन अब बेटी का जब दांव खेला, भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि ये इमोशनल कार्ड है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बेटी दांव खेला। किस तरह से बड़े बड़ी नेत्रियों की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने उतारी, 24 घंटे में आपने देख लिया है। कांग्रेस और लेफ्ट के पांव उखड़े जब नजर आ रहे थे, तभी यह लगने लगा कि क्या कांग्रेस, लेफ्ट और इंडियन सेक्युलर फ्रंट साथ में आ चुके हैं। जी, ये तीनों साथ में आ चुके हैं। ब्रिगेड ग्राउंड पर बड़ी चुनावी रैली है और चुनावी रैली से ठीक पहले यह कहा जा रहा है कि अब्बास सिद्दीकी ने भी पॉलिटिकल बार्गेनिंग की है। इस पॉलिटिकल बार्गेनिंग में 70 से 75 सीटें मांगने की कोशिश की है, लेकिन हुगली के आसपास का जो इलाका है, फुरफुरा शरीफ के आसपास का जो इलाका है, कहा यह जा रहा है कि 30 से 35 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस इन्हें मिलकर के दे देंगे। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस कहीं सिर्फ वॉकओवर देने में ही तो नहीं लगे हैं। अगर रक्त चरित्र वाले ये घाव हैं तो इन सब के बीच में टीएमसी से लेकर के कांग्रेस तक, भारतीय जनता पार्टी से लेकर के लेफ्ट और एआईएमआईएम तक के कितने दांव हैं, क्यों, और यह भी जानना जरूरी है कि आज की तारीख में अगर ये सज गया है मैदान, तो बंगाल के हैं कितने किरदार। एक एक करके आप देखें बंगाल के किरदार। किरदार नंबर 1 ममता बनर्जी, किरदार नंबर 2 असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा लेंगे, गृह मंत्री अमित शाह खम ठोके हुए हैं, अब्बास सिद्दीकी कहते हैं फुरफुरा शरीफ के नाम पर वोट बैंक बटोर ले जाएंगे, सीताराम येचुरी कहना यह है बीजेपी को जो हराएगा उसके साथ में चले जाएंगे, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के ये कहते हैं कि हमारे साथ में टीएमसी भी आ जाए तभी हम हरा पाएंगे। और इस रणभेरी के बजने के बाद 48 घंटे तो गुजर चुके हैं। 48 घंटे में कैलाश विजयवर्गीय जो कि प्रभारी हैं बंगाल बीजेपी की, सीताराम येचुरी लेफ्ट के नेता और शक्ति सिंह गोहिल नेता कांग्रेस, इन तीनों को सुने और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे ममता बनर्जी ने कैसे ये कहा है पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल हो बे, यानी बंगाल में बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन खेल से पहले शब्दों को पहचानिए। ढीला करने की उन्होंने चेतावनी दी है, ये उसका छोटा सा प्रदर्शन है और मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग को इसको चुनौती की तरह लेना चाहिए। ये सब गुंडे जो आने वाले चुनाव में प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, यदि इसी प्रकार की गतिविधियां चली तो लोग निर्भीकता से वोट नहीं डालेंगे और इसलिए चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। हमारा प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग से आज मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव आएगा और वो बदलाव होगा वामपंथी, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष विकल्प का। वो बदलाव जरूर आ रहा है, उसकी लहर साफ साफ नजर आ रही है लोगों के बीच में। कांग्रेस पार्टी को जनता के आशीर्वाद मिले और बहुत सालों से हमने शासन भी देखा है, हम विरोधी दल में रह के भी काम करते रहे हैं। ना शासन में हम अहंकारी बने हैं, ना विरोधी दल में रहने की भूमिका आई तो हम मायूस हुए हैं। हम एक जन आंदोलन की तरह से काम कर रहे हैं और 5 राज्यों के चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अलायंसेस को आवाम के आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है और पश्चिम बंगाल किसका होगा, इस डिबेट को हम ओपन करें उससे पहले आप देखें चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। हटाए गए हैं एडीजी जावेद शमीम। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे जावेद शमीम, इन्हें हटा दिया गया है। जगमोहन होंगे नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, ये टीएमसी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर काम करने लगा है इलेक्शन कमीशन, ये टीएमसी को लगता है, यानी टीएमसी घेरे में ले रही है चुनाव आयोग को। अब चुनाव आयोग पर ममता ने भी कर दिया है सियासी हमला। ममता ने यह कहा बंगाल को फुटबॉल ग्राउंड बना देंगे। ममता बनर्जी ने यह कहा कि 23 दिन बंगाल को फुटबॉल ग्राउंड बना करके खेला जाएगा। ममता 2 दिन से 8 चरण पर भी ऐतराज जता रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर ममता बनर्जी निशाना साधने की कोशिश कर रही हैं।
डिबेट को ओपन कर देते हैं हम। जयराम विप्लव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संजय सरकार, प्रवक्ता टीएमसी, मित्र प्रकाश, नेता लेफ्ट, डॉक्टर पीके अग्रवाल, पूर्व मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल, और थोड़ी देर में हमारे साथ में सब्यसाची भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन मेरा जयराम विप्लव जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं 23 दिन के लिए आप लोग पश्चिम बंगाल को फुटबॉल ग्राउंड बना देंगे। इसमें गोल किसका होगा, सेल्फ गोल किसका होगा, पेनाल्टी कॉर्नर कौन करेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? देखिए, ममता दीदी ने तो लंबे समय से बंगाल में शासन किया है, दूसरी बार लगातार वो शासन में है, और उनकी जो मनोदशा है वो यही है कि बंगाल को लगातार लड़ाई का मैदान बनाना। आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवाई हैं। बंगाल पुलिस की भूमिका भी वहां पर संदिग्ध है, और यही वजह है कि निष्पक्ष आप घुसा देंगे सीबीआई, आप घुसा देंगे सीआईडी, आप जय श्री राम के नारे के साथ में उन्हें बेइज्जत कराएंगे, तो क्यों ना इसे लड़ाई के तौर पर बनाएं? आप कहेंगे कि जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। जितने भी विरासत है सब कुछ आप लोगों ने हाईजैक कर ली है। आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर के विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस से लेकर के बाकी जितनी महान विभूतियां हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी तक, सभी को आपने हाईजैक कर लिया। लड़ाई आपने बना ली, तो टीएमसी ये क्यों ना माने कि 23 दिन का फुटबॉल ग्राउंड है? जयराम जी, चुनाव को चुनाव की तरह लड़िए ना, अपनी बातों को लेकर के आप जनता के बीच में जाइए, हिंसा का सहारा मत लीजिए, हमारे नेताओं के ऊपर हमले मत करवाइए। और मैं तो सौभाग्य मानता हूं कि 70 वर्षों में जिन कार्यों को किसी दल ने उचित नहीं समझा, जिन महापुरुषों को स्थान देना उचित नहीं समझा, आज अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतना सम्मान दिया है, उनके जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आजाद हिंद फौज के 4 सिपाहियों को 70वें गणतंत्र दिवस परेड में हमारी सरकार ने शामिल किया, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। ममता दीदी भी उस पर कुछ करना चाहिए था। 10 वर्षों से शासन में रही, लेफ्ट की सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें रही, आखिर बंगाल की जो गौरवपूर्ण स्मिता है वो कहाँ खोदती चली गई? वो नंदीग्राम और सिंगूर के खूनी संघर्ष में क्यों बदलती चली गई? वो टोल टैक्स और टोला टैक्स में क्यों आपने तब्दील कर दिया? ठीक है, आज संजय सरकार जी के पास में चलते हैं। सम्मान और समृद्धि जयराम जी, आपने अपनी बात कह दी है। संजय जी, आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी को हर चीज में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, यही नाम क्यों नजर आते हैं? अगर चुनाव का ऐलान हो जाए, 8 चरणों में चुनाव हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है, इसके पीछे भी बीजेपी। 23 दिन पश्चिम बंगाल को फुटबॉल ग्राउंड बना देंगे, इसके पीछे भी बीजेपी। जय श्री राम का नारा अगर दिया जाए, इसके पीछे भी बीजेपी। सीबीआई का छापा पड़वा दिया जाए, इसके पीछे भी बीजेपी। सीआईडी की बात भी कर दी जाए, इसके पीछे भी बीजेपी। कोल स्कैम भी आप लोग कर दें, इसके पीछे भी बीजेपी। राजनीतिक हिंसा भी आप कर दें, इसके पीछे भी बीजेपी। क्या यह माना जाए कि ममता बनर्जी की जमीन जब खिसकी तो हर जगह याद आती है बीजेपी? आप इतना बड़ा सवाल किया, जवाब भी बड़ा होना चाहिए। सवाल आप जितना बड़ा किया, आपको सवाल का जवाब उतना बड़ा होना चाहिए। मैं एक चीज बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सीबीआई का कौन है, मालिक का तोता है। अभी हम बताता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी मालिक का तोता है। दूसरा नंबर सीबीआई, ईडी के बाद जब आता है, हमने दीदी रेल मंत्री थी, बस एक लाइन बोल रहा हूँ, राशिद भाई, बस एक लाइन। सीबीआई को पिंजरे का तोता तभी बताया गया था जब दीदी रेल मंत्री थी। उसका वर्ड हमको बोलने दीजिए, इतना बड़ा सवाल का जवाब होना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में 7 साल में याद नहीं है, अचानक अब 2021 में चुनाव अभी याद आ गया। सुभाष चंद्र बोस इतना बड़ा देश नायक का भी याद आता है चुनाव के समय में। विवेकानंद को जेपी नड्डा जी बोलते विवेकानंद ठाकुर, ठीक है। टैगोर तो जन्म है जोरासा को बोल रहे 7 निकेतन में। इसको संस्कृति कल्चर किससे सीखेंगे आप? सीखने चाहिए ना आपको संस्कृति कल्चर, नहीं है इसको संस्कृति रह गया है। दीदी के बारे में आप बोलते हैं, ये भाई साहब बोला ये टोल टैक्स टोलाबाजी टोल टैक्स नहीं है, टोल टैक्स होता है नेशनल हाईवे का अंडर, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड सर्विस के अंडर में पड़ता है। ये भाई साहब को जानकारी लेकर बैठना चाहिए, ठीक है। और रह गया बंगाल में भारतीय जनता पार्टी शासन करेंगे। पहले बच्ची चोरी केस में रूपा गांगुली थी, अभी कोकेन में जाके पमेला गोस्वामी जाके वहां में इन्वॉल्व हो गया। अच्छा। तो बंगाल को उड़ते बंगाल बनाएंगे लोग, जैसे पंजाब घर में हेरोइन ड्रग्स बिजनेस हो गया, उससे बंगाल में उड़ते बनेंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे, चरस गांजा अफीम का बंगाल बनेंगे, और बच्चे चोरी करके बेचेंगे, उसको बंगाल बनेंगे। बंगाल का जनता सोच लिए हैं, इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम तो विकास के राम के नाम पे मेरा चिन्ह नहीं है, हम तो बोलते जय श्री रामचंद्र जी की। संजय जी, हम बोल रहे हैं, लेकिन रामचंद्र जी का नाम कहाँ पर होना चाहिए? मंदिर में होना चाहिए।
मंदिर में होना चाहिए। संजय राम जी, श्रीवास्तव में डॉक्टर होना पी के चाहिए। अग्रवाल भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मित्र प्रकाश भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बंगाल का बिगुल बजा है। बंगराण किस तरह से जमकर सजा है, यह भी जानना जरूरी है। बंगराण में आखिरकार कितने खिलाड़ी हैं, ये करके आप जानें। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी वर्सेस एआईएमआईएम, कांग्रेस, लेफ्ट और इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी अब्बास सिद्दीकी की पार्टी। इतने किरदार हैं बंगराण के। इन किरदारों में कोई ये कहता है कि मथुआ हम ले जाएंगे, राजवंशी हम ले जाएंगे, हिंदू हम ले जाएंगे, दलित हम ले जाएंगे, मुसलमान हम लेकर के जाएंगे। कोई कहता है कि 27% मुसलमान अगर हमारे साथ में हो गए तो पश्चिम बंगाल में हम बन जाएंगे किंग मेकर। कोई कहता है हम किंग बन जाएंगे, कोई कहता है हम गेम चेंजर बन जाएंगे। लेकिन इतने ही किरदारों के इर्द गिर्द सारी लड़ाई चलेगी। लेकिन बंगाल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये जानने के लिए आपको पीछे थोड़ा हम लेकर के चलते हैं और समझने के लिए ये जो चार्ट है ना, इसको समझने के लिए आपको एक ट्रेंड समझना होगा। हमने दिखाने की ये कोशिश की है कि 2019 लोकसभा का ट्रेंड कायम रहा तो ममता को इस बार 47 सीटों का नुकसान हो सकता है। कैसे, आप देखें। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली 3 सीटें, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली 18 सीटें। इस हिसाब से 2019 के ट्रेंड के हिसाब से अगर हम चलें तो बीजेपी को मिलेगी 121 सीटें जो कन्वर्ट होंगी संसदीय सीटें विधानसभा में, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा 118 सीटों का फायदा, और तृणमूल कांग्रेस को मिलेगी 164 सीटें जो पिछली बार मिली थी 211, यानी टीएमसी को 47 सीटों का नुकसान हो जाएगा। यह चार्ट कुछ ऐसा बता रहा है। अब यहां से इंफोग्राफिक और चेंज कर सकते हैं, आगे चलते हैं हम। बंगाल का सजा मैदान, लेकिन किसका कहां पर है तूफान, इसको जब आप समझेंगे ना, बीजेपी कहां पर मजबूत है और ममता कहां मजबूत है। बीजेपी की मजबूती है दक्षिण बंगाल में, बीजेपी और ममता की मजबूती है मुर्शिदाबाद में, मालदा में और हावड़ा में। बीजेपी की मजबूती है जंगल महल में और ममता की मजबूती है हुगली में, साउथ परगना में और नॉर्थ परगना में। और इसीलिए ममता बनर्जी को यह लगता है कि जहां जहां पर उनकी मजबूती है वहां 8 चरणों में चुनाव करा करके वोट बैंक को बांटने की और वोट बैंक को छिटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्र प्रकाश के पास में चलते हैं। मित्र जी, हालांकि आज हर जगह बात हो रही है कांग्रेस, लेफ्ट, आईएसएफ की बड़ी रैली की, लेकिन मेरा एक सवाल है, इस रैली से आखिरकार राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने अगर किनारा किया है, अगर कन्नी काटी है, अगर केरल को दे दी है तरजीह, तो आपको लगता नहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट, आईएसएफ का जो फ्रंट है, जो गठबंधन है, इससे नुकसान हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं राशिद भाई कि 6 मुख्यमंत्री, 23 केंद्रीय मंत्री, 1 गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव में लगे हुए। और अगर कुछ उपद्रवी ताकतें, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ उपद्रवी ताकतें, मैं सीधा, कल कई एग्जिट पोल आए हैं, सी वोटर्स और तमाम एग्जिट पोल आए हैं जिसमें टीएमसी को कितनी सीटें दी जा रही हैं, ये सब आपने देखा होगा। लेकिन भाजपा को 100 सीटों से कम सब दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ऐसी स्थिति, इतने लोग, 23 केंद्रीय मंत्री, 6 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री और 1 गृह मंत्री मिलके अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं और बीजेपी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ उपद्रवी ताकत इसमें कोई दंगे भड़काने या जातीय हिंसा नहीं हो पाई तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी क्रॉस नहीं करेगी। क्योंकि देश में वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार का, देश में वर्तमान समय में मुद्दा है किसान का, देश में वर्तमान समय में मुद्दा है पेट्रोल, डीजल, बढ़े हुए गैस के दामों का। इसको लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं। नहीं तो बीजेपी ने कह दिया है ना कि आसोल परिवर्तन कर देंगे, कटमनी हटा देंगे, कट कल्चर खत्म कर देंगे, तोलाबाजी खत्म कर देंगे, करप्शन खत्म कर देंगे और उसके बाद बना देंगे सोनार बांग्ला। बन ही जाएगा ना सोनार बांग्ला। सर समझिए राशिद जी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात भी इन्होंने कही थी, 15 लाख देने की बात भी इन्होंने कही थी और बहुत सारे भ्रष्टाचारों की जांच कराने की बात भी इन्होंने कही थी। तो ये कथनी और करनी में हम भरोसा नहीं कर सकते राशिद जी। हम देखिए, मुख्य मुद्दे जो जनता के हैं वो रोजगार के हैं, वो जल जंगल जमीन के हैं, वो किसानों के हैं। जल जंगल जमीन की बात लेकर के मैं जयराम जी के पास में चलूंगा। मुझे डॉक्टर पी के अग्रवाल, पूर्व चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल सरकार भी मेरे साथ में है, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन मोदी मैजिक का लिटमस टेस्ट क्या है ये भी हम आपको दिखाएंगे, और ममता बनर्जी ने आखिरकार क्यों कहा बड़ा खेल हो बे। एक ब्रेक। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं मोदी मैजिक का लिटमस टेस्ट किस तरह से होने वाला है, और इसके लिए इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के हम चलेंगे। इस समय देश के 17 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है। 4 राज्यों में भी बीजेपी जीत जाती है तो एनडीए की 21 राज्यों में सरकार बन जाएगी। चुनावों के नतीजे तय करेंगे कि देश में मोदी का जोर कम हुआ है या फिर तेज।
CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून का जोर, जिसे ममता ने बंगाल में लागू करने से इनकार कर दिया, चलेगा या फिर नहीं? कृषि कानून का भी लिटमस टेस्ट होगा, जिसके विरोध में 3 महीने से आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर। लेकिन ममता बनर्जी पर आखिरकार कितने तीर चले हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से, देखें आप। बुआ, PC, कटमनी दीदी, राजनीतिक हिंसा, तोलाबाजी, CBI CID, कोल स्कैम के दायरे में सिंडिकेट से लेकर के करप्शन तक इतनी बातें की गई हैं। लेकिन ममता बनर्जी वार क्या करती हैं? बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। ममता बोली, बीजेपी देश को बांटने का काम करती है, खेला हो बे, हम खेलेंगे और जीतेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम को बांट रही है भारतीय जनता पार्टी, ये ममता बनर्जी ने कहा है। अब तो खेल शुरू हुआ है, ये ममता बोली। खेला हो बे, हम खेलेंगे और जीतेंगे, यानी खेल होगा, हम खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। ममता बनर्जी ने यह बात किस तरह से कही है, सुनिए एक बार। তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালার ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন? খেলা হবে 8টা ফেজে। এপ্রিলে 6-এর মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালার ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন? খেলা হবে 8টা ফেজে। संजय सरकार जी, ममता बनर्जी कहती हैं खेला हो बे, कैसा खेला हो बे? मैं जनता को बीच में रखता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय जनता चुनाव पार्टी कोई खेल है क्या? ममता कहती है खेला हो बे, चुनाव खेल है क्या? लोकतंत्र खेल है क्या? वोट खेल है क्या? जनता खेल है क्या? बोलिए, रशीद जी, आप जवाब देने देंगे? बोले जवाब देने दीजिए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार उत्सव होता है वोट। उस दिन जनता उसको एक उत्सव का तहत रहता है और आदमी सोचता है उसको दिन उस दिन मैच होता है, खेला होता है। क्या होता है, आदमी वोट देने जाता है, जो पार्टी जीतता है हटता है, उसको बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरह से बंगाल के ऊपर में जो अमित शाह नरेंद्र मोदी को बात पे जो किया है, सबसे बड़ा कमर टूटे हुए संस्था है तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है आज के दिन में। क्यों? वो भी मालिक का तोता बन चुका है, अमित शाह नरेंद्र मोदी का मालिक का तोता। बंगाल में इस समय बहुत गर्मी होता है, इस समय त्योहार होता है बंगाल में। आपको मालूम है रामनवमी से लेकर यहाँ पर बसंती दुर्गा पूजा भी इस समय होता है, 18 से लेकर 22 तारीख तक पूजा होता है उस समय। और सबसे बड़ा बात है बंगाल में खेला क्यों नहीं होगा? संजय जी, आप मेरे साथ मैच खेलेंगे तो संजय जी, आपको इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर PK अग्रवाल से मैंने अभी तक सवाल नहीं लिया है। पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, डॉक्टर PK अग्रवाल से एक सवाल करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अग्रवाल, ममता कहती हैं हमने विकास के कई काम किए हैं। चूंकि आप पश्चिम बंगाल को सरकारी लेवल पर, ब्यूरोक्रेसी लेवल पर बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताएं सच्चा कौन है, झूठा कौन है? ममता कहती हैं सरकारी स्कूलों के 12वीं में पढ़ने वाले 9.5 लाख बच्चों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करने का मैंने ऐलान किया। गरीबों को 5 रुपए प्लेट में खाना मुहैया मैंने कराया। इलेक्ट्रिफिकेशन 90% मैंने कराया। सुपर साइक्लोन अम्फन आया तो पश्चिम बंगाल को मैंने बचाया। विकास के पैमाने में हर ह्यूमन इंडिकेटर में पश्चिम बंगाल को बहुत आगे मैं लेकर के गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया ममता ने। सच्चा कौन है, झूठा कौन है? डॉक्टर अग्रवाल, अब देखें, जहां तक विकास का संबंध है, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी कि जनता को कितना विकास पहुंचा है। वैसे जो प्रशासन है बंगाल का, मैं ये कह सकता हूँ, पश्चिम बंगाल में रहा हूँ, तो पश्चिम बंगाल का जो प्रशासन है बड़ा ऑनेस्टली काम करता है, सिंसियरली काम करता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये योजनाएं ली गई हैं और किंतु इन योजनाओं को लास्ट में बहुत योजनाओं को जनता तक पहुंचाया गया है। ठीक है, तो अब जनता डिसाइड करेगी। नई योजनाएं जरूर ली गई हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। हर एक सरकार आती है, वो नई नई योजनाएं लेती है। लेकिन मैंने लेफ्ट फ्रंट के समय से भी देखा है, मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि ये जो सरकारें हैं पश्चिम बंगाल की, वो केंद्र सरकार की योजनाएं क्यों नहीं टेकअप करती है। अगर जनता को कोई लाभ पहुंचता है तो उनकी योजनाएं भी लेना चाहिए। ठीक बात। तो ये जरूर है, इसमें जनता डिसाइड करेगी। विकास जरूर हुआ है और जो श्रीमती ममता बनर्जी है वो जा के प्रत्येक जिले में मीटिंग करती थी। एक ऐसी चीफ मिनिस्टर जो खुद मॉनिटरिंग जिले में जाके करती थी, लेकिन कितना विकास पहुंचा है जनता तक इसमें। लेकिन भूमि सुधारों के क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ काम थोड़ा कम हुआ है, कुछ ज्यादा होना चाहिए था। जो बंगाल का बड़ा कोर चीज है, जैसे जमीन को बांटना गरीबों में, जो लेफ्ट फ्रंट के समय होता था, तो गरीब लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कभी भी बंगाल में
6 साल रहा, 34 साल IAS में रहा। बहुत ही संक्षेप में ये बताइएगा, अगर केंद्र सरकार की योजना को एक्सेप्ट करके उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, अगर एग्जीक्यूट नहीं किया गया, तो इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में 10 साल केंद्र सरकार की योजना को लेकर के राज्य सरकार ने बेईमानी की है। आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, कई सरकारें पहले भी सरकारें नहीं करती थी, मैंने बताया ना। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे अनुसार, मेरे अनुसार। तो ये पश्चिम बंगाल का कैसा राजनीतिक चरित्र है, इसी पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दिखाएंगे 23 साल में पहली बार कितनी बिखर गई टीएमसी, और हां, ममता बनर्जी के लिए क्यों यह कहा जाता है कि शी इज अ फाइटर। एक ब्रेक, आगे बढ़ेंगे। बंगाल का बाहुबली कौन, इसी पर हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। बंगाल की लड़ाई फिर बेटी बनाम बुआ पर आ गई है। प्रशांत किशोर ने दिया है बीजेपी को जवाब। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में पीके ने नया पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर में लिखा है, बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है, पोस्टर दिखाया जाए। कल बीजेपी ने जारी किया था बंगाल की बेटी का पोस्टर, देखिए आप, ये प्रशांत किशोर का जारी किया गया पोस्टर है, और जिसमें प्रशांत किशोर ने यह कहा है, बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है, यानी बंगाल की ही बेटी चाहता है, बाहर से आई हुई किसी बेटी को कबूल नहीं करेगा, ये प्रशांत किशोर कहना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव पर प्रशांत किशोर ने कर दिया है बड़ा दावा। बंगाल चुनाव लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, 2 मई को मेरा पिछला ट्वीट निकाल लेना, ये प्रशांत किशोर बोले। प्रशांत किशोर ने 21 दिसंबर को किया था ट्वीट, बंगाल में बीजेपी दहाई के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ेगी। टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। जेडीयू के रणनीतिकार एक जमाने में बिहार में हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी के भी 2014 लोकसभा चुनाव के स्ट्रैटेजिस्ट रह चुके हैं। उनकी आईपैक जो टीम है, ये आईपैक टीम अब ममता बनर्जी को चुनाव जिताने में लगी हुई है। एक बार फिर से डिबेट को कर देते हैं ओपन। जयराम विप्लव जी के पास में चलते हैं। जयराम जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो भारतीय जनता पार्टी जो अभी 1 महीने पहले तक कहती थी बंगाल की समस्याएं 3 ही हैं, ममता के शासन में प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया, राजनीति का अपराधीकरण हो गया, और करप्शन को संस्थागत कर दिया गया, और वही अब ये बेटी, बुआ, पीसी, भाईपो, इन सब चक्करों में क्यों घिर गई है? क्योंकि आपका कैनवास तो बड़ा था ना, आप तो विकास की बात करते थे। आप कहते थे आयुष्मान भारत लागू करेंगे, आप ये कहते थे किसान सम्मान निधि को लागू करेंगे, किसानों की बेहतरी करेंगे, लेकिन तेरी बेटी, मेरी बेटी, बंगाल की बेटी, गैर बंगाल की बेटी, बीजेपी की बेटी, टीएमसी की बेटी, किसमें फंस के रह गए आप लोग? कोई नहीं फंसा। चुनाव अभी जब शुरुआत हो गई है, चुनाव के दिन तय हो गए हैं, तो रोज नए नए मुद्दे भी आएंगे, और जो अस्थायी तौर पर जिन मुद्दों की चर्चा आपने की, वो मुद्दे बने हुए हैं। ममता दीदी के कुशासन और हिंसा के खेल को बंगाल की जनता बिल्कुल इस बार बर्दाश्त नहीं करने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जिस सर्वे की बात करके हमारे एक मित्र बल्लियों उछल रहे थे, उसी सर्वे को अगर मान लिया जाए तो अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ और सर्वे ने बीजेपी को 100+ दिखाना शुरू किया है, जबकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महज 3 सीटें जीती थी। आज हमको 38% दिखाया जा रहा है, तो 5% का उछाल लेने में हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और आप चिंता मत करिए, बंगाल की जनता ने मूड बना लिया है, ये मैं अपने टीएमसी के मित्र को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब आप प्रशांत किशोर जी की भाषा देखिए, वो कह रहे बंगाल की अपनी बेटी। क्या रॉकेट चटर्जी बंगाल की बेटी नहीं है? अरे आप लगातार बोल रहे थे, अरे सुन लो, केंद्रीय मंत्री, अरे आप तो सुन लो यार, देश की जनता ने तो आउट कर दिया, देश की जनता ने आपको आउट कर दिया। आपके पास तो एक विधायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री को आप प्रचार करवा रहे हैं ले जाके, प्रचार आप प्रधानमंत्री से प्रचार करवा रहे हैं, आप गृह मंत्री से प्रचार करवा रहे हैं, आप 6 मुख्यमंत्रियों से प्रचार करवा रहे हैं, 23 गृह मंत्री लगे हुए हैं, पूरी मशीनरी आपके पास है, एसबीआई आपकी है, ईडी आपकी है, प्रशासन का ट्रांसफर आप कर रहे हैं, चुनाव आयोग का ट्रांसफर आप कर रहे हैं, चुनाव उस पर भी नहीं जीत पा रहे हैं, क्या करेंगे? उस पर भी आप चुनाव, अरे आपको तो पूरी सीटें जीत जानी चाहिए, आप अपने हिसाब से इंडिया सेट कर लो, तो बंगाल की खाड़ी में डूब चुकी है। केरल से इस बार वो अरब सागर जाने वाली है। आपका तो कोई आपको बचा नहीं, ना आपके पास कोई मुख्यमंत्री बचा है जिससे आप प्रचार करवा पाए, जिसके पास कोई केंद्रीय मुख्यमंत्रियों को और कोई काम है, उनको अपना प्रदेश ये तो ना। आप बंगाल के लोगों की बात कर रहे हैं, बंगाल के लोगों को चुनाव लड़वाइए। ये बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश भर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। अपनी मशीनरी का उपयोग आप सही करना सीखो, है, ये जनता का विश्वास है,
आप मुख्यमंत्रियों से प्रचार करा रहे हो, आप सीबीआई को लगाए हुए हो, आप चुनाव आयोग को लगाए हुए हो, प्रधानमंत्री जी जाके रैलियां कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जाके रैलियां कर रहे हैं, तेज मंत्री जाके रैलियां कर रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग भाई? एक चुनाव को जीतने के लिए गजब। 23 साल में आखिरकार ममता बनर्जी की टीएमसी कितनी बिखरी है, इसे हम दिखाते हैं। उसके बाद संजय सरकार के पास में और डॉक्टर पीके अग्रवाल के पास में हम चलेंगे। एक एक करके देखें आप। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई। 22 साल में पहली बार सबसे ज्यादा तृणमूल नेताओं का पलायन हुआ पिछले साल में 2020 के अंत में। टीएमसी के दर्जन भर से ज्यादा विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। 2 बार के टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने भी बीजेपी का दामन थामा। टीएमसी विधायक बनश्री मैती, शीलभद्र दत्ता बीजेपी खेमे में चले गए। विश्वजीत कुंडू, शुक्रमुंडा, सईकत पांजा ने भी बीजेपी का झंडा थामा। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी से बीजेपी में जाना ममता को कमजोर करेगा, खासतौर से नंदीग्राम और सिंगूर के इलाके में। लेकिन हर किसी की नजर है एम पर। एम, मैं मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये एम फैक्टर है। और एम फैक्टर में कितने किरदार हैं अब आप ये देखें। एम के जरिए कितनी चीजें फतेह करने की कोशिश है। एम का मतलब है मथुआ फैक्टर, एम का मतलब है महिला फैक्टर, एम का मतलब है ममता फैक्टर जिसके सहारे टीएमसी है, एम का मतलब है मोदी फैक्टर जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी है, एम का मतलब है मुस्लिम फैक्टर। यानी एम फैक्टर में इतने किरदार नजर आते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के बारे में कहते हैं कि ममता फाइटर हैं और हमेशा कमबैक करती हैं ममता। अब ये कैसे कहा जाता है, इसके लिए थोड़ा सा पीछे आपको लेकर के चलते हैं। लगभग 25-30 साल पीछे जब आप जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। दिखाया जाए 2011 में ममता बनर्जी ने वामपंथियों का 34 साल पुराना किला अकेले अपने दम पर ढहा दिया। 70 के दशक में राज्य महिला कांग्रेस की महासचिव बनी। जमीन पर मेहनत से ममता सड़क से सत्ता तक पहुंची। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल ममता की पहचान। नंदीग्राम आंदोलन बना सरकार उखाड़ने का 10 साल पहले हथियार। जेपी नारायण की कार के बोनट पर कूद करके सुर्खियों में आई थी 80 के दशक की शुरुआत में। 1997 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई। मां माटी मानुष किनारे से बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई। आंदोलन ममता की राजनीति का सबसे बड़ा आभूषण कहा जाता है। नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन के जरिए बंगाल की सीएम बनी ममता बनर्जी। लेकिन आखिरकार इतने चक्रव्यूह कैसे तोड़ेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? संजय सरकार के पास में चलते हैं। संजय सरकार जी मेरे को जवाब देने के लिए आप समय दीजिएगा। अच्छा ठीक है, इतने चक्रव्यूह मैंने बताए हैं। इतने चक्रव्यूह में आज की तारीख में ममता बनर्जी घिरी हुई हैं, अपने साथ छोड़ करके चले गए हैं। एम फैक्टर छिटका हुआ है। वो मुसलमान जिन्होंने सत्ता की सीढ़ी तक उन्हें पहुंचाया, दक्षिण बंगाल में बुरी तरह से घिरी हुई हैं। मथुआ समुदाय आज की तारीख में उनके साथ में नहीं है, राजवंशी उनके साथ में नहीं है। तो आखिरकार आप धर्म के साथ साथ जाति को किस तरह साधेंगे पश्चिम बंगाल में? ठीक है, मैं एक चीज बताता है। एक श्रेणी के साथ में 500 बीजेपी कांग्रेस सीपीएम मिलकर लड़ रही है। एक श्रेणी, एक नंबर बात रह गया मथुआ वोट। मथुआ वोट बिल्कुल स्वीप कर रहा है तृणमूल की तरफ से, राजवंशी वोट को बिल्कुल स्वीप कर रहा है तृणमूल की तरफ से। मैं एक चीज आपको बता, एक मैथमेटिक्स का एराइमेटिक्स होता है, तो उसके हिसाब से मैं एक गणित बताता हूँ आपको। कम्युनिस्ट कांग्रेस आए से मतलब जो गठबंधन होने के बाद में अगर कम्युनिस्ट कांग्रेस को 2% वोट भी अगर उन लोग को कांग्रेस और कम्युनिस्ट की तरफ चला जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपोजिशन में भी रह नहीं पाएंगे। पोलराइजेशन होकर ऑपोजिशन में रह नहीं पाएंगे, आपको हकीकत बताता है। और ऑपोजिशन कांग्रेस कम्युनिस्ट हो जाएंगे बंगाल में। नंबर 3 आज भी ऑपोजिशन में नहीं है, फिर भी इनको भारतीय जनता पार्टी सही दर है। यही तो समझ इनको प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, सीबीआई है, वो भारतीय जनता पार्टी आज फ्रंट पे है, भूलने जा रही है और ये वामपंथी 2013 में बीच में कूद रहे हैं। ठीक है, एक एक करके अगर बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक एक करके बोलेंगे। हाँ, संजय सरकार जी, अब मुझे मित्र प्रकाश जी के पास में जाना जरूरी है। अमित जी ले नहीं सकता है। आयुष्मान भारत उसमें का सेंट्रल देता है 60%, स्टेट देता है। उसको पहले हम 5 लाख रुपया का हेल्थ कार्ड ऑलरेडी घर घर में पहुंचा। अब रुक जाए आप। ओके ठीक है, हो गया। अब रुक जाए, मित्र प्रकाश जी के पास में चलते हैं। किसको मुनीफा है? ओके ठीक है, पोलराइजेशन हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट नहीं मिलेंगे, ऑपोजिशन में बैठने का। अब रुक जाइए आप। मित्र प्रकाश जी, आप लोगों को लगता नहीं कि पिछले 5 सालों में आप लोगों को जो मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके लिए पश्चिम बंगाल बैटल ग्राउंड रहा है। पश्चिम बंगाल से उठ करके आप लोग बाकी पूरे हिंदुस्तान में गए हैं, चाहे वो केरल तक का आप लोगों का सफर रहा हो।
लेकिन आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पिछले 5 सालों में जम करके वॉकओवर दिया है। वो मेहनत आप नहीं कर सके, जनता के बीच आप जा नहीं सके, और यही एक रीजन है कि आज की तारीख में आप लोग हाशिए पर हैं। और हाशिए पर ऐसे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए आपको सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि अब्बास सिद्दीकी के सहारे की भी जरूरत है। अगर है तो फिर फुरफुरा शरीफ वाले अब्बास सिद्दीकी, उनके फ्रंट को जिसका नाम है ISF, कितनी सीटें देंगे आप लोग? ये तो सर नेतृत्व डिसाइड करेगी, तमाम कांग्रेस है। आपको क्या लगता है 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70? आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया जाएगा। लेकिन जो आप कह रहे थे सर, डर, अभी भाजपा के साथी जो हमारे जयराम जी कह रहे थे, डर लगता है, वास्तव में डर लगता है सर। हाँ। जिस बंगाल चुनाव में, सुन लीजिए जयराम जी सुनिएगा, जयराम जी सुनिएगा, अरे जयराम जी सुनिए पहले बात को, अरे सुनने का सब्र रखिए, भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं। अरे सर डर लगता है, अरे डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। आपके पास पुलिस है, आपके पास CBI है, आप 22 साल की लड़की को जेल भेज देते हैं। अरे डर इस बात से लगता है कि आप लोग। तो डॉक्टर पीके अग्रवाल इस बात का बेहतर जवाब देंगे। डॉक्टर पीके अग्रवाल क्योंकि पूर्व चीफ सेक्रेटरी है पश्चिम बंगाल सरकार। अच्छा, डॉक्टर पीके अग्रवाल के पास में चलते हैं। एक ब्यूरोक्रेट ठीक तरीके से जवाब दे सकता है। डॉक्टर पीके अग्रवाल, ये बात सच है कि CBI का इस्तेमाल, CID का इस्तेमाल, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल राजनीतिक तरीके से किया जाता है? सच बताइएगा आप, क्या ये प्रेशर होता है? इलेक्शन आया, केंद्र सरकार के हिसाब से काम करना है। नहीं, वास्तव में क्या है, जैसे CBI और IB जो भी पार्टी शासन में रहती है, ये पुलिस की कल्चर रहती है। मैंने नीचे वाले पुलिस वालों से पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो अगर शासन को ना सपोर्ट करे तो वो पुलिस वालों का धर्म है, सेना का धर्म है, वो मानते हैं, कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक, तो थोड़ा बहुत फेवर रहता है। लेकिन CBI का जहां तक प्रश्न है, कुछ केस जरूर CBI ऊपर वालों के कहने से करती है, लेकिन जो कोल माइनिंग, इलीगल कोल माइनिंग का केस किया है, वो पश्चिम बंगाल में बड़ी समस्या थी। सबसे पहले कोल माइनिंग को इलीगल डिक्लेयर कराने में मेरे ही हाथ था। सुनिएगा जयराम जी, मैं हाई कोर्ट में खुद अपीयर किया था 1980 में, तब जाके इलीगल डिक्लेयर हुआ। तो ये जो इलीगल कोल माइनिंग चलती है, इसमें एक ना एक दिन इसको पकड़ नहीं था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो पश्चिम बंगाल में जो बड़ा एक चुनाव का एक गलत दिशा में जा रहा है, कभी जाति पर या धर्म पर केंद्रित नहीं रहा बंगाल में। बंगाल की जो जनता है वो बहुत ही धर्मनिरपेक्ष है। तो इस प्रकार की एक दिशा चुनाव की आ रही है, तो ये ठीक नहीं है। दूसरी बात किंतु एक अच्छी चीज है इस चुनाव में कि जो कांटे की टक्कर है, तो कांटे की टक्कर होने से क्या है कि नौकरशाही बड़ी निरपेक्ष हो जाती है, पक्षपातहीन हो जाती है। अच्छा, तो नेता कुछ भी कहें और पार्टी, राजनीतिक नेता दल कुछ भी कहें, यहाँ नौकरशाही होगी, जो ब्यूरोक्रेसी होगी वो इम्पार्शियल होकर काम करेगी और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेगी। अगर कांटे की टक्कर नहीं होती तो मुश्किल होता थोड़ा, कि वो एक पक्ष में चले जाते। वो देखते ना हवा, वो सब ब्यूरोक्रेट्स नहीं कहते कि पुलिस में थोड़ा मैंने देखा है, थोड़ा हवा नीचे वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं। जयराम विप्लव जी, ये ना तो मैं कह रहा हूं, ना लेफ्ट वाले कह रहे हैं और ना ही कांग्रेसी कोई कह रहा है और ना ही TMC वाले कह रहे हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल का ये कहना है, बहुत ईमानदार से ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनका ये कहना है कि हाँ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है और सरकारी मशीनरी पर दबाव डाल करके काम कराया जाता है। उन्होंने अपनी बात कही है, इस पर जवाब दें आप। निश्चित उनका बंगाल का अनुभव है। बंगाल में जो उन्होंने लगातार लेफ्ट की सरकारें देखी है, ममता दीदी की सरकारें देखी है। और मेरे मित्र, अरे बीच में मत बोलो आप, फिर मैं बोलूंगा तो कहोगे कि बीच में बोल रहे हो। देखो तो कन्हैया को पार्टी से आप निकल दीजिए, क्या कहा जाएगा? अरे मित्र जी बीच में नहीं, मित्र जी बीच में नहीं, जयराम जी बोलेंगे। ऐसा मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि तो ममता बनर्जी और लेफ्ट की सरकारों का अनुभव साहब बता रहे थे, और अभी जो तोते, CBI को पिंजरे का तोता बताने वाला बयान बार बार जिक्र हो रहा था ना, उस समय ममता दीदी केंद्र में सरकार में शामिल थी। वो क्यों बोल रहे हैं इन सारी बातों को? आज 6 वर्षों में हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया। केंद्र की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं आई, वो क्यों रोक रही है? क्यों उन्होंने दिखानी शुरू कर दी? अब संजय सरकार जी से एक सवाल, संजय सरकार जी अब आपसे सवाल।
जब ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री थी, उन्होंने बंगाल के विकास के लिए क्या क्या किया, ये पश्चिम बंगाल एक सवाल करता है। रिफाइनरी के लिए क्या किया, ये जेपी नड्डा का भी सवाल था। रिफाइनरी के लिए क्या किया? एक तरफ पीएम मोदी हैं जो बंगाल के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ईस्ट वेस्ट मेट्रो हो, सड़कें हो, 21 लाख लोगों के लिए पेंशन हो या डीबीटी योजना, सब कुछ हो चुका है। लेकिन ममता सरकार ने हर जगह रोड़े अटकाने की कोशिश की। सरकार बनने के बाद केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ देंगे, ये कहना है बीजेपी का। और ममता ने बंगाल के साथ में अन्याय किया है, विकास के पैमाने पर जगह जगह रोड़ा अटकाने की कोशिश की है। जवाब दें। देखिए, 99 में ममता दीदी रेल मिनिस्टर बना था, वो आपको मतलब गड़ियाहाट से एयरपोर्ट तक और बारासात तक, फिर वहां पर दक्षिण तक, ये दीदी का प्लान था। और दीदी का 2009 में जब रेल मिनिस्टर बना, उसको इंप्लीमेंट किया। आयुष्मान और किसान सम्मान निधि क्यों रोक दिया? ये क्यों कहा कि आयुष्मान का पैसा सरकार के पास में जाए? ये क्यों कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा सरकार के पास में आए? लाभार्थी के पास जाना चाहिए ना, बेनिफिशियरी के पास जाना चाहिए ना, जिससे फायदा होता है उसके पास में जाना चाहिए। बीच में करप्शन की जो धारा बह रही है। हाँ, बोले। संजय सरकार बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। संजय सरकार बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। संजय जी बोले। 6,000 रुपया दे रहे हैं किसान निधि में, 500 रुपया महीना में, दिन में 16 रुपया 50 पैसा। मेरे अन्नदाता गरीब हो सकता है, वो तो हम भिखारी नहीं, हम भीख नहीं लेंगे। और मेरे 5 लाख रुपया का किसान क्रेडिट कर दिया किसान को, महीना में 42 भिखारी है, वो अपने भिखारी मानते हैं। 14 खर्चा करने के लिए दिया, 14 खर्चा करने के लिए दिया। किसान राजनीतिक पहचान है, शासन मिला। उन्होंने कभी भी बंगाल को शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। 5 लाख रुपए का हेल्प कर दिया है, 5 लाख रुपए का बीमा दिया है। देशव्यापी आयुष्मान योजना को बंगाल के गरीब पहुंचने से ममता दीदी ने क्यों रोका? इतनी निर्दयी ठीक है। नाम है ममता और सारी काम निर्ममता वाली। आप क्यों कह रहे हैं केवल ममता दीदी ही बंगाल की बेटी है? क्या लोकेश चटर्जी बंगाल की बेटी नहीं? क्या देवश्री चौधरी बंगाल की बेटी नहीं? क्या रूपा बंगाल की बेटी नहीं? ठीक है, हो गया। डिबेट ओवर। जयराम विप्लव जी, संजय सरकार जी, मित्र प्रकाश जी, डॉक्टर पीके अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मेरी पूरी डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए। पश्चिम बंगाल के बारे में एक बात कही जाती है कि पश्चिम बंगाल में संस्कृति है, पश्चिम बंगाल में समझदारी है, पश्चिम बंगाल में शिक्षा है, पश्चिम बंगाल में संस्कार है, पश्चिम बंगाल में बंग संस्कृति है। वो बंग संस्कृति जिसमें रामकृष्ण परमहंस हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सत्यजीत रे जैसी महान विभूतियां हैं। वो महान विभूतियां जिनके जरिए पश्चिम बंगाल की बुनियाद है। बुनियाद को कभी धर्म के जरिए या जाति के जरिए अगर हिलाने की कोशिश हुई तो ये इतिहास गवाह है कि पश्चिम बंगाल ने उसे हाशिए पर डाला है। चाहे 34 साल की लेफ्ट की सरकार हो, उसे हाशिया दिखाया है, या फिर कांग्रेस का शासन हो, कभी भी निरंकुश नहीं होने दिया। ये पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल आज एक ही सवाल कर रहा है, विकास के पैमाने पर मुझे आगे कौन ले जाएगा। पश्चिम बंगाल एक ही बात कर रहा है कि असोल परिवर्तन की बात जो करते हैं, असल में असोल बंगाल अगर बनाएंगे ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। और अगर टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी अग्रेसिव होती हैं, उन्हें बेटी के तौर पर भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बुआ के तौर पर भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, दीदी के तौर पर भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बस बंगाल की सुनिए, बंगाल क्या कह रहा है ये जानिए, क्योंकि बंगाल दिल से बोलता है, दिल से वोट देता है और उसमें दिमाग का भी